हेलो एवरीवन, आज हम आपसे बात करेंगे आपके BHUB का एंट्रेंस 2014 के पेपर से इकोनॉमिक्स के सेक्शन को। तो आज इकोनॉमिक्स के सेक्शन से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ स्केर्सिटी। तो ये जो साइंस ऑफ स्केर्सिटी है, हु गिव दिस डेफिनेशन? तो आपको तो ये पहले से पता है दैट दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय लॉयनल रॉबिन्सन। यहाँ पे लॉयनल रॉबिन्सन ना लेकिन उनका आधा नाम दिया रॉबिन्स। ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको रटना पड़ेगा तो आप रटेंगे। ठीक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दैट इज व्हाट द सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन भी रटने वाला है कि ये बुक जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थी ये किसने लिखी थी, इस बुक का ऑथर कौन था? तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? मार्शल। ये भी आंसर आपको रटना होगा, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम थोड़ा और ज़्यादा डिस्कशन भी करेंगे। डैट विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस मोबाइल ATM। आप ध्यान से यहाँ पे देखो, आप क्या लिखा है? मोबाइल ATM इन इंडिया। कौन सा बैंक जिसने इंडिया में पहली बार मोबाइल ATM इंट्रोड्यूस किया था? तो मोबाइल ATM को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बैंक जो है वो है ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। इस बैंक ने क्या कि इंडिया में पहली बार मोबाइल ATM को इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 2002, 16 दिसंबर 2002 में पंजाब में, विद द अप्रूवल ऑफ द RBI से परमिशन लेने के बाद। ठीक है। तो मोबाइल ATM इंट्रोड्यूस करने वाला ICICI मोबाइल बैंक ATM समझ रहे हो ना, जो मतलब बड़ी सी वैन होती है जिसमें क्या होता है ATM मशीन लगी होती है, वो जगह जगह जाती है, जिसको पैसे विड्रॉ करने वो क्या करता है? पैसे विड्रॉ कर लेता है। ठीक है। फ़ोन करके मशीन ATM को बुलाता है अपने पास और पैसे विड्रॉ कर लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया? ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन द ईयर 2002 दिसंबर 16। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर पहले ATM इंडिया में द फर्स्ट ATM टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो इंडिया में पहला ATM का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था HSBC ने, है ना, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। HSBC नाम याद रखिएगा। HSBC ने पहले ATM इंट्रोड्यूस किया था। उसने अपना पहला ATM जो लगाया था वो लगाया था सर अंधेरी ईस्ट में, मुंबई, इन द ईयर 1987। याद रखना, HSBC ने पहला ATM लगाया था इंडिया में। कहाँ लगाया था? मुंबई में, अंधेरी एक एरिया है वहाँ पे, अंधेरी ईस्ट में। ठीक है। और किस ईयर में? इन द ईयर 1987 में। ठीक है। और ICICI ने पहला मोबाइल ATM इंट्रोड्यूस किया कब? 2002 में। ठीक है। चलिए आगे वहाँ से बात करते हैं। तो वहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सर द मनी मार्केट इज बिंग रेगुलेटेड बाई। तो इसका आंसर तो सबको बिल्कुल पहले से पता है कि इंडिया में जो मनी मार्केट दैट इज बिंग रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको कौन रेगुलेट करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 95। विल सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हु हैज प्रोपोनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट टू एबिलिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है रेंट टू एबिलिटी का, इस कॉन्सेप्ट को किसने डिराइव किया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट टू एबिलिटी। तो यू नो द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, हु हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट टू एबिलिटी, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज व्हाट? अल्फ्रेड मार्शल। ये क्वेश्चन रटने वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आपको इस क्वेश्चन को रटना पड़ेगा। तो वहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा? नॉट पे फोकस कीजिएगा। ठीक है। एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सॉरी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है इसका मेन काम क्या है? फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये तो बिल्कुल सही है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या? बैंकर्स बैंक, ये भी सही है। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्या करता है? ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस करता है, ये बिल्कुल सही है। FCI का जो फुल फॉर्म है ना, बड़ा बहुत से फुल फॉर्म, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, यहाँ आप देखो क्या लिखा है, इसका फंक्शन है फाइनेंशियल एड टू कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, जो कि गलत है। FCI का काम फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म फूडिंग से रिलेटेड, फूड सेफ्टी से काम रिलेटेड काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू JB से रूल ऑफ 3 अप्लाइज टू। सर रूल ऑफ 3 अप्लाइज टू, ये जो कॉन्सेप्ट है ना JB से का रूल ऑफ 3, इट अप्लाइज टू सर प्रोपोर्शनल टैक्स। आप इसको याद रखिएगा, किसको अप्लाई करता है? प्रोपोर्शनल टैक्स। हमारे इंडिया में कौन सी टैक्स स्कीम अप्लाई है? सर हमारे इंडिया में जो टैक्स स्कीम है उसका नाम है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है। लेकिन जो रूल ऑफ 3 जो दिया था ना, वो क्या है? वहाँ पे बात की जाती है प्रोपोर्शनल टैक्स की। अब प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कशन भी करता हूँ आपसे। प्रोग्रेसिव टैक्स, इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स इंप्लीमेंट है। ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कहता है? ये एक ऐसा टैक्सेशन स्कीम है जहाँ पे इनकम में इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स लायबिलिटी भी इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे मान लो
मैं एग्जांपल है तो आपकी इनकम 1 लाख है, गवर्नमेंट का वहाँ से 10% टैक्स चार्ज करेंगे। आपकी इनकम, जिसकी इनकम 2 लाख उससे गवर्नमेंट कहते हैं 20% टैक्स चार्ज करेंगे, जिसकी इनकम 3 लाख गवर्नमेंट कहते हैं उसे 30% टैक्स चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इनकम में बढ़ने के साथ साथ जो टैक्स रेट वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स। ये भी बड़ा कॉमन सा है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जहाँ पे इनकम के बढ़ने के साथ टैक्स रेट जो होता है वो घटने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है। इनकम के बढ़ने के साथ टैक्स रेट क्या होता है, घटने लग जाएगा, दैट इज नोन एज फॉर रिग्रेसिव टैक्स। और हाँ, ये क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझ लेना। प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब टैक्स रेट फिक्स रेट, जैसे कंपनीज के केस में कॉर्पोरेशन टैक्स इज 30%। इंडिया में कॉर्पोरेशन टैक्स कैसा होता है, 30% है। मतलब हर वो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करे उसको क्या करना, उसको अपनी प्रॉफिट का 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो यहाँ पे टैक्स रेट क्या बिल्कुल फिक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। और एक हमारा क्या होता है, डिग्रेसिव टैक्स। अब ये क्या होता है, एक्चुअली डिग्रेसिव टैक्स का मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन, हम कह सकते हैं बड़े आराम से, दैट डिग्रेसिव टैक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड द प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल का जो कॉम्बिनेशन है उसी का नाम क्या है, डिग्रेसिव टैक्स। मतलब एक ऐसी टैक्सेशन स्कीम जहाँ पे इनिशियल स्टेज में सर इनकम में इंक्रीज होने से टैक्स रेट इंक्रीज होते जाते हैं, लेकिन एक फिक्स स्टेट के बाद, मतलब एक फिक्स इनकम के बाद टैक्स रेट क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिग्रेसिव टैक्स रेट कहते हैं। ठीक है, होपफुली क्लियर है। और आप याद रखिएगा जो रूल ऑफ 3 है, जो जेबी सेन किया था, वो अप्लाई किसको करता है, वो करता है प्रोपोर्शनल टैक्स को। ठीक है। कई लोग कहते हैं जेबी सेन ने कहा था दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नहीं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये केन्स का स्टेटमेंट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जेबी सेन ने इसको खाली आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 जो कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन है, दैट इज सर the question is what total utility is dash when marginal utility is 0। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है ना, ये क्वेश्चन हमारा डीएमयू से बन रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। अब वहाँ पे देखना, वहाँ पे हम बात किसकी करते हैं, हमसे टीयू की बात करते हैं और एमयू की, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। और आप जानते हो कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज होगा वैसे वैसे हमारे टीयू में चेंज होगा। मीन्स व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस, टीयू इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एमयू बिकम 0, TU become maximum and constant, and when MU become negative then TU starts to fall, है ना। तो जब when MU become 0, जब MU क्या होगा, 0 हो जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी 0 हो जाएगी, तब TU क्या हो जाएगा, TU हमारा मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम, याद रखिएगा। ठीक है, मार्जिन MU के चेंज होने से TU में चेंज होता है DMU में। ठीक है, MU जब इंक्रीज कर रहा था TU क्या होगा, इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे। जब MU हमारा कांस्टेंट होगा तो सॉरी, जब MU हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा TU क्या करेगा, TU हमारा मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ एक्सचेंज, ये तो समझने वाला क्वेश्चन है खाली। आज की डेट पे एक्सचेंज कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, हम लोग एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो द प्रेजेंस ऑफ मनी या विद द हेल्प ऑफ मनी। तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सचेंज अगर हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे, दैट मनी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। मनी इज व्हाट मनी डज, हु गेव दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो यार ये ध्यान से मेरी बात समझना, BHU एंट्रेंस के पॉइंट व्यू से अगर से पूछा जाए मनी इज व्हाट मनी डज, तो आप ये कहिएगा दैट दिस स्टेटमेंट इज बीइंग गिवन, एक सेकेंड यार, है ना, दिस स्टेटमेंट इज बीइंग गिवन बाय हार्टले एंड विटलर्स। ठीक है, मनी इज व्हाट मनी डज का जो स्टेटमेंट ये किसने दिया था, ये आप बड़े आराम से कह सकते हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज बीइंग गिवन बाय हार्टले एंड विटलर्स। लेकिन अगर सही चीज़ देखी जाए तो ये जो स्टेटमेंट है मनी इज व्हाट मनी डज इज बीइंग गिवन बाय वॉकर्स। ये जो स्टेटमेंट किसने दिया था, ये वॉकर ने दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए सफिशिएंट, हम कल फिर आगे कंटिन्यू करें अपने इकोनॉमिक्स वीडियो से।